वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि नया यकसा निसाब अगले तालीमी साल से पूरे मुल्क में नाफिज होगा और इसका नफाज पहली से 5वीं जमात तक उर्दू में किया जाएगा। पाकिस्तान में तमाम बच्चों के लिए एक ही निसाब लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये नया निसाब क्या है, किस तरह लॉन्च होगा, इसकी अफादियत क्या है, क्या इस निज़ाम में मुल्क में तालीम का मयार बेहतर हो जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर तालीम है मरियम चुगताई, जो कि लम्स में प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन में PhD किया हुआ है और अब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के लिए काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये जो यकसा निज़ाम तालीम है ये क्या है और जो यकसा निसाब तालीम है इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ी सी अगर हमारे नाजरीन के लिए आप बयान कर सकें। 18वीं तरमीम जो हमारे आइन में की गई थी 2010 में, उसके बाद तालीम के शोबे को सूबों को दे दिया गया था। यानी कि अगर तालीमी निज़ाम में कोई इस्लाहात लेकर आनी है तो वो सूबों के पास उसका इख्तियार है। लेकिन आइन हमें इस चीज़ से रोकता नहीं है कि अगर सूबे मिलकर वफाक की मदद से एक निसाब बनाना चाहें और वो बना लें और उसके बाद अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सूबे उसको भी उस निसाब को अपना लें। तो इस पर एक जैसे तनकीद उठती है कि इसमें वफाक का क्या काम, ये तो सूबाई अमल है। तो ये इसलिए है क्योंकि वफाक ने सूबों के साथ मिल के ये निसाब बनाया है। अब दूसरी बात ये आती है कि निसाब होता क्या है। निसाब में और दरसी कुतब में फ़र्क है, यानी करिकुलम में और टेक्स्ट बुक्स में फ़र्क है। करिकुलम होता है जो आपके मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। मसलन कि आप कहें कि पाकिस्तान के हर स्कूल में हर बच्चे को, चाहे वो मदरसे में है, प्राइवेट स्कूल में है या पब्लिक स्कूल में है, पहली जमात में उसको ABC आनी चाहिए या अलिफ बे आनी चाहिए। निसाब सिर्फ ये बताएगा। आप ABC के आगे उसको वर्ड्स भी सिखाना चाहें, आप पूरा मजमून लिखना सिखाना चाहें, और अगर आपका बच्चा, आपका स्कूल इतना अच्छा है कि आप सिखा सकते हैं, निसाब इससे रोकता नहीं है। निसाब एक निचली सतह बना देता है कि ये नहीं हो सकता आप स्कूल चला रहे हैं और आपके बच्चे और बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन ABC उनको नहीं आती। ये एक मिसाल दे रही हूँ। अब आगे आती हैं दरसी कुतब, टेक्स्ट बुक्स जो सूबे बनाते हैं। सूबों ने उनमें मकामी टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं। अब एक टेक्स्ट बुक ऐसी बन सकती है जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बैट लिखा हो। एक ऐसी टेक्स्ट बुक हो सकती है जिसमें A फॉर अल्लाह, B फॉर बिस्मिल्लाह लिखा हो। लेकिन ये दोनों टेक्स्ट बुक्स जो हैं दरसी कुतब, ये निसाब के साथ अलाइंड है, क्योंकि निसाब ने कहा है आपने ABC सिखानी है, आगे दरसी कुतब उसे जैसे मर्जी सिखाएं। दरसी कुतब का अमल सूबे करेंगे, टेक्स्ट बुक बोर्ड करेंगे। 2006 में जो निसाब बना था वो एक बहुत अच्छा निसाब बना था, लेकिन इस निसाब को बने हुए भी अब 14-15 साल हो गए हैं। हम 2 साल पुराना फ़ोन नहीं लेते, लेकिन नया निसाब बनने पर तनकीद उठाते हैं कि नया निसाब बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने ऐसी भी टेक्स्ट बुक्स देखी हैं जिनमें इतना आउटडेटेड मटेरियल है कि लिखा हुआ है कि अभी कागान नारान की सड़कें बन रही हैं और एक दिन हम वहाँ जा सकेंगे आसानी से, जबकि आपको पता है वहाँ तो पूरे रिजॉर्ट भी बन चुके हैं। बिल्कुल। तो एक नया निसाब बनाने का मकसद एक तो ये था कि हम अपने तालीमी मेयार को दुनिया के बैनुल अक़वामी मेयार तक उसको मिलाएं। दूसरी बात ये थी कि 2006 का निसाब ज़्यादातर पंजाब से माहिरीन ने जाके बनाया था, अच्छा निसाब बनाया था, लेकिन उसमें हमारे दीगर जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे बाज़ सूबे जहाँ पर पंजाब की हकीकत उनके बच्चों के लिए उतनी नहीं अप्रोप्रिएट, वो बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे। मसलन बलूचिस्तान में आबादी का मसला उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सूबों में है। तो ये जो निसाब बना है ये बहुत इंक्लूसिव है, ये तमाम ठीक है। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि जो पिछला निसाब तालीम था उस पर लोग एतराज़ करते थे कि जी वो आउटडेटेड है, कुछ कहते थे कि वो बायस्ड है। इनिशियल ब्रीफ क्या था जब आप लोगों को ये टास्क मिला कि हमने यकसा निज़ाम तालीम इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इनिशियल ब्रीफ क्या था? जी, वो निसाब आउटडेटेड इस तरह से था कि वो 2006 का बना था, लेकिन कुछ चीज़ें तो नहीं बदलेंगी ना। मसलन आज भी आप चाहेंगे कि बच्चे दूसरी तीसरी जमात में गिनती उनको आती हो, फ्रैक्शंस करने वो सीख रहे हों, ये चीज़ें तो नहीं बदलेंगी। लेकिन आउटडेटेड वो इस तरह था कि आप देखें, अभी एक तो मैंने आपको बताया कि वो उसमें बाकी सूबों की शमूलियत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उसमें दीगर जो मकातब फ़िक्र हैं, हमारे दीनी मकातब फ़िक्र हैं, उसमें ज़्यादातर एक पर इन्हिसार था, बाकी तमाम मकातब फ़िक्र की शमूलियत नहीं थी। ये भी एक उसमें अच्छा तब्दीली इन्होंने इस निसाब में 2020 के निसाब में डाली है, क्योंकि इसमें अहले तशरीह,
सलफ़ी, बरेलवी, देवबंदी और राब्ता मदारिस शामिल हैं, और उन्होंने कंसेंसस किया है। तो जहाँ पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा रहे हैं, चारों खुलफा राशिदीन के बारे में पढ़ा रहे हैं, वहाँ सूफिया कराम के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये निसाब अपडेट करता है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। फिर एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, इस वक्त पाकिस्तान में 60-65% बच्चे लोग 20-25 साल की उम्र से कम के हैं। इन लोगों के लिए नौकरियां फराहम करना मुमकिन ही नहीं है, आपके पास इतनी नौकरियां हैं ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है हमारे नौजवानों को, और हमारे बच्चे जब वो नौजवान होंगे उनको इस काबिल करे कि वो नौकरियां मांग ना रहे हों, बल्कि वो अपने कारोबार, नए कारोबार बना के नौकरियां देने के काबिल हों। तो हमने 5वीं जमात से ही इसके सब्जेक्ट डालने शुरू कर दिए। सब्जेक्ट नहीं, एक सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में इसका लेसन डाला है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, दुनिया में अच्छे एंटरप्रेन्योर कौन रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं हैं, क्योंकि 2006 का निसाब अच्छा निसाब था, उसको और बेहतर किया गया है। ये भी बताइए कि ये कहा जा रहा है कि 1st से 5th तक, यानी कि पहली से 5वीं जमात तक उर्दू में पढ़ाया जाएगा, तो क्या अंग्रेजी नहीं होगी उसमें शामिल? बहुत सी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो टीचर्स बच्चों को उर्दू में समझा सकते हैं, वो अंग्रेजी में बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को बेहतर तरीके से अंग्रेजी ही के वर्ड्स में समझाई जा सकती हैं, उर्दू उतना बेहतर मतलब उनका फराहम नहीं करेगा। जी, ये बात बिल्कुल गलत फैलाई जा रही है कि वफाक ने किसी तरह से तमाम सूबों पर ये बात इम्पोज़ कर दी है कि अब से आप तमाम स्कूलों में उर्दू में पढ़ाएंगे 5वीं तक। ऐसे नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया कि निसाब बनाना भी वफाक का इख्तियार नहीं है, वफाक सूबों को साथ लेकर उसने निसाब बनाया है, और आगे इख्तियार रहता सूबों के पास ही है। इसी तरह दरसी कुतब, टेक्स्ट बुक्स जो बनानी हैं वो भी सूबों के पास है, और वफाक ने कहा है कि जो पहली से 5वीं तक की टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, उनको आप उर्दू या मकामी ज़ुबान में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, बलोची, सिंधी, सराइकी, पश्तो। तो ये निसाब इजाज़त देता है, ये इख्तियार का एहतराम करता है जो सूबों के पास है, कि वो हर स्कूल, हर सूबा अपनी मकामी ज़ुबान के हिसाब से या फिर उर्दू में अपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है। उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो उर्दू में होगा, और अंग्रेज़ी का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में होगा। लेकिन मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज़, ये सब्जेक्ट्स आप उर्दू या अपनी मकामी ज़बान में यानी कि लैंग्वेजेस मुतादिद हैं जो जैसे चाहे अपने इलाके के मुनासबत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि जब आप लोगों ने निसाब अपडेट किया है 2006 के बाद, आप कह रही हैं कि अब उसमें अपडेट हुई है वो निसाब हमारा, तो बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जो पिछली चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाते होंगे, और जब आप ये कहती हैं कि हमने बैनुल अक़वामी लेवल तक अपने स्टैंडर्ड को लेके जाना है पढ़ाई के, एजुकेशन के, तो फिर टीचर्स का इक्विप्ड होना भी बड़ा ज़रूरी है। जब तक टीचर्स इक्विप्ड नहीं होंगे, ट्रेंड नहीं होंगे, तब तक वो बच्चों के जहनों में वो चीज़ें डाल नहीं सकेंगे जो अब नया निसाब आप लोग उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं उनको आप अगर उनका देखें, पिछले 2-3 दहाइयों में उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, और उसके बावजूद उनमें कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आपने टीचर्स को जिस माहौल में टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, जिस तरह से टीचर्स की सियासी भर्तियां की गई हैं, टीचर्स को जिन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अब पोलियो कैंपेन करें, अब इलेक्शन कैंपेन करें, अब कुर्बानी की खालें इकट्ठी करें, तो ये जो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है, इसमें टीचर को बुरा भला कहना तो बहुत आसान है, लेकिन टीचर के मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक टीचर को एक ऐसा माहौल, एक ऐसी मोटिवेशन देनी होगी कि वो अपने पेशे को इज़्ज़त से देखें और लोग उसको इज़्ज़त से देखें। अब एक अच्छा निसाब बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर को वो आ जाएगा एकदम से पढ़ाना। बाकायदा हमें टीचर्स की भी उसी तरह से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टीचर्स भी जब बच्चे थे तो इन्होंने इसी तालीमी निज़ाम में, जहाँ पर तालीम को तरजीह नहीं दी जाती थी और बस हाफ़ज़े को तरजीह दी जाती थी, वहीं से पल के बड़े हुए हैं ना, वही उसी निज़ाम से निकले हुए हैं। लेकिन टीचर ट्रेनिंग हर सूबे का अपना अमल होगा, वो अब सूबे पे और उससे मुंसलिक सियासी पार्टी पर है कि वो टीचर ट्रेनिंग को कितनी तरजीह देता है।
یہ حکومت نے جو وفاقی حکومت نے نصاب بنایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ہر سبجیکٹ کے اندر جہاں پر اسلامیات، انگلش، اردو، اس کے ساتھ ایک ڈھیروں صفحے دیے ہیں کہ ٹیچر کی ٹریننگ کن آپ ویریبلز پر کریں، ٹیچرز کو کی ورک بک جو بنائیں وہ کیسے بنائیں، یہاں تک کہ درسی کتب جب بنائیں وہ کس طرح سے بنائیں۔ نصاب کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹیچر کو اتنا کچھ بتائے کہ امتحان کیسے لیتے ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، لیکن نصاب کمیٹی نے یہ بھی ساتھ میں دیا ہے کہ جہاں ٹیچر ٹریننگ نہ بھی ہوئی ہو یا اگر کوئی صوبہ اس کو ترجیح نہیں بھی دے رہا تو کوئی پرائیویٹ سکول یا کوئی بھی اگر اور کوئی سکول چاہتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اچھا مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ نصاب صرف سرکاری اسکولوں میں لاگو کیا جائے گا یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہوگا؟ کیونکہ ہر جگہ پڑھائے جانے والی بات پر بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز حکومت کے نصاب کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، وہ صرف گورنمنٹ اسکولوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس حکومت کے منشور میں بھی تھا کہ یہ میرا خیال ہے الیکشن جیتنے سے پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ، پرائیویٹ اسکول کا بچہ اور پبلک اسکول کا بچہ برابر کا ان کو یکساں مواقع مل سکیں۔ تو اس لیے یہ نصاب جیسے ایک ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے، آپ سمجھیں کہ اگر کورونا کی پالیسی اگر حکومت بناتی ہے، حالانکہ شعبہ صحت بھی جو ہے وہ اس کا اختیار صوبوں کے پاس ہے، لیکن اگر حکومت ایک کرونا کی پالیسی بناتی ہے تو پورے ملک کے لیے بناتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو تعلیم کا نصاب بنایا ہے یہ پورے ملک کے لیے بنایا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس نصاب سے جو اسکول پہلے سے ہی ایک اچھے معیار پر کام کر رہے ہیں، مطلب ادھر اسکولوں میں اچھی تعلیم پہلے ہی دی جا رہی ہے، تو ان اسکولوں کو شاید 19-20 کا فرق پڑے، کیونکہ آپ اگر ایک پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں، آپ نصاب اب اس کی منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر بھی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کتابیں جو پڑھا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ نصاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ شاید اس سے زیادہ ہی پڑھا رہے ہیں اور بہتر ہی پڑھا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو بچے پبلک اسکول میں پڑھتے آئے ہیں، اب انہیں ان کا سٹینڈرڈ بڑھا دیا گیا ہے، ان کو کئی سال لگیں گے، 4-5 سال لگیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ پڑھائیں۔ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے میتھمیٹکس، سائنس اور انگریزی کا کبھی امتحان نہیں دیا، ان کو ٹائم لگے گا۔ تو اس نصاب بنا دینے سے اچھے اسکولوں کو تو بہت کم فرق پڑے گا، لیکن جو اسکول ایک ادنا معیار پر چل رہے تھے ان کو اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ اس نصاب کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں غیر ضروری ہیں، بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہیں، تو یہ اعتراض کیا ہے اور کن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے؟ اس پر ایک اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ اس میں آپ نے اس نصاب میں اسلامیات میں بچوں کو قرآن مجید 1 سے 5ویں تک ایک دفعہ اس کو پڑھنا اس نصاب میں لازمی کر دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ یہ ایک قانون سازی کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو 2017 میں پاس ہوا تھا پچھلی حکومت کے انڈر، جس پہ تمام سیاسی پارٹیز نے اس پر اپنا دستخط دیے تھے کہ ہم اب سے 1 سے 5ویں تک پاکستان کے تمام مسلمان بچے اسکولوں میں قرآن مجید پڑھیں گے اور 6 سے 12ویں تک قرآن مجید بما ترجمے کے پڑھیں گے۔ اب نصابی کمیٹی کا مقصد کو پارلیمنٹیرین نہیں ہے۔ نصابی کمیٹی کے لیے یہ پوائنٹ جو تھا کہ ہم نے بچوں کو 1 سے 5ویں تک قرآن مجید پڑھانا یا نہیں پڑھانا، اس پہ تو کوئی بحث نہیں تھی، کیونکہ اگر حکومت کہہ دیتی ہے اور تمام سیاسی پارٹیز اس پہ متفق ہیں تو نصابی کمیٹی نے انہی حدوں میں رہ کے نصاب بنانا ہے۔ جو تنقید آ رہی ہے وہ اس بات پہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں ریاست اور مذہب کیونکہ ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس کا بہت خطرہ ہے کہ اسلام کو مس یوز کیا جائے یا دینی مقاصد جو ہیں وہ ایک اقلیت کے دینی مقاصد کی بنا پر پورے پاکستان میں وہی تصورات منسلک کر دیے جائیں۔ تو اس پہ باقاعدہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں دین کو استعمال کر کے ہم نے کس طرح سے ایسی جنگوں میں سپورٹ کی ہے بین الاقوامی فورسز کی۔ کبھی ہم وار آن کمیونسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی وار آن ٹیرر میں لڑ رہے ہیں، اور اسی حساب سے ہمارا نصاب بدل جاتا تھا۔
کبھی ہم بہت زیادہ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے تھے تو کبھی ہم انلائٹن ماڈریشن کی طرف چلے جاتے تھے. تو ان کی تنقید جائز ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس نصاب میں کیونکہ دین اور مذہب کی بات ہے تو ضرور وہ انتہا پسندی کی طرف لے کر جائے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ صرف اس لیے کہ مذہب موجود ہے جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے, ہماری قانون سازی ہمیں کہتی ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان جمہوری اسلامی ریاست ہے, تو صرف مذہب کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ انتہا پسندی ہو. میں اس کو ایک کنسٹرینٹ سمجھتی ہوں. میں اس پہ میری ریسرچ بھی ہے کہ اگر آپ مذہب اور ریاست کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو اس میں بہت خطرہ ہے. لیکن اس کنسٹرینٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہم بہترین کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور بچے کو کمپلیٹ ایکسپوجر دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی سوچتے ہیں, اس طرح بھی سوچتے ہیں. مسلمان ہونے کے دیگر طریقے ہیں. اچھا مسلمان جو ہے وہ کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا یا صرف آپ کے فرقے کا نہیں ہو سکتا. ہر فرقے کا انسان, آپ انسان بھی ہیں. مسلمان ہونے کی ناطے آپ کو انسانوں کا احترام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب اس نصاب کا نفاذ کیسے کیا جائے گا؟ امپلیمنٹ ہونے کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ جب آپ بچہ جائے گا دوسری جماعت میں, تیسری جماعت میں, تو وہ کون سی کتاب سے پڑھے گا, اور وہ کتاب پورا سال پڑھے گا, اس کے بعد اس کتاب پر امتحان ہوگا. سو امپلیمنٹ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت نے نصاب تو ریلیز کر دیا ہے, اب بچے جہاں آدھی جماعتیں بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ فوراً اپنی کتابیں چھوڑیں, نئی کتابوں سے پڑھنا شروع کریں اور 6 مہینے میں اس نے نصاب پر امتحان ہو. اگر تو حکومت کا یہ ارادہ ہے تو میں اس پہ تنقید کروں گی. میرے سمجھ میں بات آئی ہے, میری سمجھ میں وہ یہی ہے کہ ابھی حکومت اگلے سال سے درسی کتب ابھی اگلے 6 ماہ میں بنیں گی. اس نصاب کے حساب سے بچے پورا سال وہ پڑھیں گے اور اس پر امتحان ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے میم آپ کا. مریم چغتائی صاحبہ, ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں. بالکل. اب ناظرین پروگرام میں آج ہمیں دیجیے اجازت. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے